है। गुड आफ्टरनून। तो बीआरएस हो गया, रेक्टिफिकेशन हो गया, फाइनल अकाउंट हो गया, एनपीओ हो गया, पार्टनरशिप हो गया, अकाउंटिंग प्रोसेस तो तुम कर ही लोगे। हाँ, डिस्कस किया था ना सब्सिडियरी बुक्स एंड ऑल, मतलब वो भी हो गया। इन्वेंटरी, डेप्रिसिएशन, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, कंसाइनमेंट एंड कंपनी, 5 चैप्टर बचे हुए। एडीडी एंड अकाउंट करंट, ये 2 चैप्टर मैं बिल्कुल भी डिस्कस नहीं करूंगा। पढ़ाया है, खुश रहो। तो 5 चैप्टर बचे। मेरे प्लान के हिसाब से जिस तरह से अभी चल रहा है, अगर इसी तरह से लेक्चर मिलते रहे और लेक्चर्स मिस नहीं हुए, एक्सपेक्टेडली 1, 2 या 3 लेक्चर हो सकता है मिस होंगे, वो छोड़ के इन्वेंटरी, डेप्रिसिएशन, कंसाइनमेंट, कंपनी, बिल ऑफ एक्सचेंज, 15/9/24। आज की ये तारीख है 19, अप्रैल के 11, मई के 15, 26 दिन कट टू कट होने वाला है। 1 आध 2 संडे को लेके उड़ा देंगे अपन। 15 मई विल बी द डेट, राइट। 15 मई को कंसिडर करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे, क्योंकि खत्म तो करना पड़ेगा ना, एग्जाम लिखनी है हमको। कहाँ गए हम? वो तो ठीक है, मेरी पेंसिल चार्ज हो रही थी, तब तक के टाइम पास करना था मेरे को। लेट्स टॉक अबाउट द इन्वेंटरी वैल्यूएशन। एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2, valuation of inventories that completely complies with the concept of conservatism, the conservatism principle. That is, if you are anticipating an expense or loss, you need to recognize it. अगर आपको लगता है कि आने वाले समय में आप कुछ कमा सकते हो, you can have an anticipation about the income, you should ignore it. अगर आपके पास जो एग्जिस्टिंग इन्वेंटरी है वो क्रिएट करने में, प्रोड्यूस करने में आपने 10,000 रुपए का खर्च किया हुआ है, पर अब मार्केट में आप उसे 8,000 रुपए से ज्यादा में नहीं बेच सकते हो, तो 8,000 शुड बी द वैल्यू ऑफ दैट इन्वेंटरी। अगर 10,000 की इन्वेंटरी आप 25,000 रुपए में बेच सकते हो, तो इन्वेंटरी का वैल्यू टू बी शोन इन द बुक्स इज 10,000।
So you have to do the valuation of inventory at cost or NRV, that is the net realizable value, whichever is lesser. Whichever is lesser. क्यों? क्योंकि दिस इज द कंप्लायंस ऑफ कंजर्वेटिज्म. 10,000 में बनाई गई इन्वेंटरी की अब मार्केट में वैल्यू अगर 8,000 हो गई है तो आज ही आपको पता है कि 8,000 2,000 रुपए कम मिलने वाले, 2,000 का नुकसान होने वाला है. रिकॉग्नाइज इट, रिकॉर्ड द इन्वेंटरी एट 8,000 ओनली. पर अगर आपको लगता है कि 10,000 रुपए की इन्वेंटरी है जिसे हम लोग मार्केट में 25,000 रुपए में बेच सकते हैं, 15,000 रुपए का इनकम आपके लिए एंटीसिपेटेड इनकम है क्योंकि इन्वेंटरी अब तक बिकी नहीं है. And that's why that 15,000 will be completely ignored. You will be recognizing the inventories at 10,000 cost or NRV, whichever is lesser. Now the question arises, what do I mean by cost of inventory? What should be considered in the cost? The cost basically includes the cost of purchase, or if you take the example of manufacturer, the cost of acquiring raw material. अगर आप ट्रेडर हो तो जितने में आपने गुड्स खरीदे हैं दैट विल बी द पार्ट ऑफ कॉस्ट. अदरवाइज अगर आप मैन्युफैक्चरर हो तो कॉस्ट ऑफ अक्वायरिंग द मटेरियल, जो रॉ मटेरियल जिसको यूज करके आप फिनिश गुड्स बनाने वाले हो, दैट विल फॉर्म पार्ट एंड पार्सल ऑफ योर इन्वेंटरी. वेयरएज इट विल ऑल्सो इंक्लूड द कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन. नाउ व्हाट इज दिस कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन? टू कन्वर्ट द रॉ मटेरियल इनटू द finished goods. Whatever is the amount that you have spent, in a sense you have spent on wages, you have spent on transport, you spend on packing. These all amounts is what we consider as the cost of conversion. When you are converting the raw material into the finished goods, आपने रॉ मटेरियल को सप्लायर के प्लेस से अपने प्लेस तक लाने के लिए जो खर्च किया था, दैट इज कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. इवन इफ यू हैव इनकर्ड एनी काइंड ऑफ ट्रांजिट इंश्योरेंस, that will also be forming part and parcel of your cost of inventory. However, जहां तक बात आती है आपके वेजेस की, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू योर प्रोडक्शन और नॉट. जितने यूनिट्स आप बनाओगे उतने यूनिट्स के लिए आपको वेजेस का खर्च करना पड़ेगा. सो यू कैन इंक्लूड इट ऑन द नंबर ऑफ यूनिट्स विच आर रिमेनिंग. बट व्हेन इट कम्स टू द expense related to transport, transit insurance, this is generally incurred for all the goods together or not. जितने भी गुड्स ट्रांसपोर्ट किए गए थे उन सब के लिए एक साथ आपने ट्रांसपोर्ट का खर्च किया था, उन पूरे गुड्स के लिए आपने ट्रांजिट इंश्योरेंस का खर्च किया था. सो दीज अमाउंट्स विल नॉर्मली बी इंक्लूडेड इन द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंटरी ऑन प्रोपोर्शनेट बेसिस. These all amounts will be included, will be considered as the part of the cost of the goods on proportionate basis. Why proportionate basis? क्योंकि आपने जो खर्च किया था वो आपने जितनी इन्वेंटरी परचेज की उतने के लिए खर्च किया था, पर अगर आपने उसमें से कुछ इन्वेंटरी यूज कर ली है, कुछ इन्वेंटरी बेच दी है, तो जो आज आपके पास इन्वेंटरी बची हुई है उसी के लिए आपको ये कॉस्ट इंक्लूड करना पड़ेगा या नहीं. इन अ वे दीज अमाउंट्स व्हाटसोएवर वी आर कॉलिंग एज
These are also called as the product cost. However, it excludes, I am writing it very categorically, it excludes, what does it exclude? The period costs. The costs which are to be incurred on the different inventory but remains fixed, like warehousing. अब वेयरहाउसिंग आप अलग अलग गुड्स के लिए रेंट पे कर सकते हो वेयरहाउस का, सो दैट वेयरहाउस रेंट विल नॉट बी द पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ द गुड्स. आपने एक वेयरहाउस रेंट पे लिया, मान लो यू आर इनटू द डीलिंग इनटू द ट्रेडिंग ऑफ अनियन. अनियन एक सीजन में प्रोड्यूस होता है और साल भर बिकता है. इफ दैट इज द केस, तो ये जो ट्रेडर होता है वो क्या करता है, अनियन खरीदता है और एक कोल्ड स्टोरेज में जाके रख देता है, और जैसे जैसे जरूरत पड़ती है वैसे वैसे वो वहां से वो डिस्पैच करवाते रहता है. नाउ इन दिस केस द रेंट विच इज पेड फॉर दैट कोल्ड स्टोरेज इज नॉट अ डायरेक्ट कॉस्ट, because you can keep replacing the quantity of onion in that or not, and rent being a recurring expense, it is not a non-recurring, it is considered as the periodic cost. Similarly, if you are incurring any expenses on the advertisement of goods, the advertisement and marketing is not for a specific category of product, even though you are highlighting a particular brand. Like अगर क्लोजअप ऐड करता है वो समथिंग लाइक दैट, मतलब आजकल तो थोड़ा आगे बढ़ गए, पहले सिर्फ हा हा करते थे दूर से, आजकल तो क्या क्या दिखा देते हैं. तो सर मैंने कई बार अप्लाई किया था, मेरे को लिया ही नहीं ऐड में, तो मैं क्या और कहीं नहीं, यहां तो कहीं कम से कम बात बन जाए. वेल, दंत कांति में ट्राई कर लेते. तो फिर रामदेव बाबा तुमको अखरोट देते तोड़ने के लिए. सर हम चाह क्या रहे हैं, आप दिलवा क्या रहे हो. तो इफ क्लोजअप इज डूइंग द एडवर्टीजमेंट, क्लोजअप में कौन था वो हिंट, कोई तो हिंट की ऐड कर रहा है. मिंट नहीं, वो कुछ तो बोला ना बड़े आराम से. कमाल है यार, मैं क्लोजअप की बात कर रहा हूं. ये माचो तक पहुंच गए हैं, हद हो गई यार. अपनी सोच को अल्प नहीं पूर्ण विराम दो, अदरवाइज आईसीआई वापस तुमको अल्प मत में डाल देगी. हाँ सर, आप ना आईसीआई की याद मत दिलाया करो सर प्लीज, वो हम संभाल लेंगे सर. हाँ, तो if सर आपने क्लोजअप यूज किया है एंड अप्लाई हुआ है क्या? Thank God I don't use close-up. So that's a different thing altogether. All right. तो बाप रे, खैर तो अप्लाई हुआ है क्या? नहीं, बिकॉज आई क्लियर्ड माई फाउंडेशन एंड एंटर इन माई फर्स्ट अटेम्प्ट. सो अप्लाई करने के लिए स्कोप भी नहीं था.
और खैर आजकल तो भी ठीक है, प्रपोर्शन ठीक है. वी वर इन टू द टाइम्स व्हेन द प्रपोर्शन वाज 5:1. तो वो छिछोरे देखिए ना तुमने, हाँ, 4 बॉयज के हॉस्टल और 1 गर्ल्स का हॉस्टल. दैट काइंड ऑफ स्टोरी इट वाज देयर फॉर अस व्हेन वी वर. ये भी फाउंडेशन में नहीं, फाइनल में. फाइनल का प्रोपोर्शन यूज टू बी 5:1. ठीक है, फाउंडेशन में होता था कुछ 4:1 का रेशो. फाइनल पहुंचते पहुंचते वो रेशो तो इतना फिल्टर आउट हो जाता था ना कि जिसको सीए बनना है वही आगे बढ़ेगा. राइट, तुमको भी अप्लाई होता है. तो क्लोजअप अप्लाई तो जीबी सर की बात है. कहां से मेरे दिमाग में ये प्रोडक्ट आया पता नहीं. सीरियसली अंडरस्टैंड. क्लोजअप टूथपेस्ट जो बनता है ना, दैट कैन नॉट बी सर्व्ड और सोल्ड जस्ट लाइक दैट. कि वो जो ग्रोसर है, जो लोकल बनिया है, वो ऐसा 5 किलो का पैकेट लेके आता है, हम लोग उसके पास जाते हैं, भैया इसमें 200 ग्राम भर के देना. We don't purchase the close-up just like that. Correct? Close-up comes with a particular packing, specific packing. उसका ट्यूब होता है और फिर उसके ऊपर बॉक्स का पैकिंग भी होता है. Now this packing which is done, that packing material, what we call as the indirect material, is also the part and parcel of the product cost. That is considered into the cost of converting the raw material into the finished goods. मतलब क्या है इन सब का, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा. On the other day, in fact मैंने कहीं तो पढ़ा था ये और बहुत जबरदस्त था. वो कुछ ऐसे कि just 1 minute, I'll search for it now. ई मत करो, पहले दांत साफ करके आओ. हाँ, दे से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. पंसा भी आपके लिए. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कांट टेक योर जॉब if your job never required any intelligence to begin with. The person replied, I didn't get it, you are safe. So, पंत साहब अगर आपको समझ नहीं आ रहा है ना तो यू आर सेफ. सो वेल, बहुत डीप था, सोचना पड़ेगा तुमको. हाँ, बेसमेंट में जाके सोचो, डीप था ना. तो let's talk about the things, understand. So when I'm saying that the packing material that will be for the conversion of the product, but when that product close-up is being advertised, अब वो advertising से हम कितने close-up के ट्यूब बेच पाएंगे ये हमको पता नहीं है. So it cannot be considered as the cost directly related to the production or cost of conversion. And that's the reason the amount spent on advertisement and marketing of the product is never included into the value of inventories. Is this point right? Number 3, repair cost. Why repair cost is not considered into the cost? Repair cost will be reduced from the net realizable value, but will not be included into the cost of inventories. भाई क्यों? Because repair cost is incurred after the production or not. What AS2 says, any amount spent till the point of converting the raw material into the finished good should be considered into the value of inventory. This is the amount spent after converting the product into the finished goods, and that's why it will not be included in the value of inventory. So this is what we consider as the cost. It does not mean only the cost price, but also the proportionate product cost related to the value of inventory which is still remaining with us.
Now, what is net realizable value? The next aspect. The net realizable value, NRV, or net realizable value. This is not the market price. There's a difference between the concept called as market price and the NRV. The market price of the product is what? That the price at which the given product can easily be traded in the market. That is what you call as market price. अब मान लो किसी पर्टिकुलर कंपनी ने एक मशीन का प्रोडक्शन किया. Their basic business is to produce and sell the machineries. So they produced a machine. अब ये मशीन प्रोड्यूस करने के बाद में they have got that into the stock. After certain number of days, now they are able to sell it at 5 lakh rupees comfortably. After certain number of days, a particular customer comes to them, and that customer tells them that okay, no problem, I'll be able to purchase this as 5 lakh, but this should be delivered at my place. 5 लाख में खरीदने को तैयार हूं, but including the price to be transported at my place. I am not going to incur the transport cost separately. अब ये 5 लाख की मशीन को ट्रांसपोर्ट करने में उन्होंने 10,000 रुपए का खर्च किया. इफेक्टिवली कंपनी के हाथ में कितना पैसा लगा? 4,90,000. So the given product's NRV will be considered as what? 4,90,000. Means NRV is market value or market price less expenses incurred to complete a sale. That is what we call as the NRV, or the net realizable value. Another example. Suppose I have purchased the product and that particular product was available in loose format. Suppose कोई गारमेंट डीलर है, वो गारमेंट डीलर के पास मैं चला गया, उसके पास कोई टी शर्ट्स थे, मुझे टी शर्ट्स पसंद आए, मैंने उससे पूछा व्हाट इज द कॉस्ट पर टी शर्ट, फॉर हिम द सेलिंग प्राइस, दैट इज द मार्केट प्राइस और नॉट. He tells that the market price per t-shirt is say 300 rupees, wholesale price, right? Now I tell him that fine, but it is available in loose. He said yes, it will be sold in like that only. मैं क्या यार 1000 क्वांटिटी चाहिए, 300 रुपए में खरीदने को तैयार हूं, 1000 क्वांटिटी चाहिए, but I want it to be packed in a particular fashion. So he incurred an expense of rupees 5 per t-shirt for getting it packed in the specific way that I wanted. Effectively उसके हाथ में कितना पड़ा? 295. So for him NRV becomes what? 295. What is his cost? Forget about that. We are currently focusing on NRV. T-shirt तो manufacture हो चुका था ना. T-shirt was supposed to be sold as such by him. That was his normal method of selling the goods. But because of my specific request, he had to convert that particular finished goods into a specific packing, and that specific packing costed him rupees 5 per unit. So for him, the NRV, even though he sold it to me at 300, फिर भी 300 में से 5 रुपए का खर्च किया है नहीं. So effectively for him NRV becomes 295. We go to those automobile dealers. हमको कोई नया गाड़ी खरीदना है, सपोज 2 व्हीलर खरीदना है, बस 2 व्हीलर ही खरीदना है ना. हाँ, ऐसा थोड़ी बोलो 3 व्हीलर खरीदना है, 4 व्हीलर खरीदना है. साइडलाइन प्रोफेशन थोड़ी दैट करना अपने को 3 व्हीलर. हो सकता है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं. हाँ, नहीं तो फिर लोग क्या बोलेंगे, बकतो है रिक्शा वाला. So well, anyways, so point is, suppose we go to a automobile dealer, 2 व्हीलर खरीदने गए हम लोग, सामने वाले ने कोटेशन दिया 1,20,000 रुपए की गाड़ी है, then all inclusive,
1,20,000 रुपए। वी निगोशिएट विद दैट पर्सन। ऑफ कोर्स निगोशिएट करने के लिए अपन कहीं पे भी रेडी रहते हैं, राइट? हमको कोई शर्म नहीं आती है। व्हेन इट कम्स टू आस्किंग फॉर द डिस्काउंट, निर्लज्जम सदा सुखी, दैट शुड बी द काइंड ऑफ थिंग। मतलब डिस्काउंट मांगने में किसी को किसी भी तरह की शर्म हया आनी नहीं चाहिए। बस दुआ करो कि कभी ऐसी सिचुएशन ना आए कि पानीपुरी वाले के पास खड़े हैं, पानीपुरी वाला बंदा कहता है 20 रुपए भैया डिस्काउंट दो। सर उससे तो डिस्काउंट हम ऐसे ही 2-4 पूरियाँ एक्स्ट्रा ले लेते हैं। तो बाकी कुछ हो ना हो, पुणेकर बंदा अगर पानीपुरी खाने गया है, वो प्लेट के 6 पूरी में से 1 पूरी कम दे देगा चलेगा, पर आखिरी में सूखी पूरी लिए बगैर नहीं हिलेगा। वो खड़ा रहता है ऐसे डट के। ये बंदा बोलता है फिर क्या हो गया आपका प्लेट हो गया सूखी पूरी। सो दैट मतलब, और सेटिस्फैक्शन जो होता है ना, वो 1 प्लेट पानी पूरी खाने के बाद में वो सूखी पूरी खाने में ही आता है। अगर वो, हाँ, द लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी गेट्स टू द टॉप व्हेन यू गेट दैट सूखी पूरी। मतलब व्हेन यू आर कंज्यूमिंग दैट पानी पूरी, सर एक तो शाम के 4 बज रहे हैं, इधर नाश्ते का टाइम हो रहा है, और उसमें आप हमको क्या याद दिला रहे हो? तो पानी पूरी, जिसमें यहां इर्द गिर्द कोई अच्छी पानी पूरी मिलती भी नहीं है। मिलती है नीचे अच्छी मिलती है। प्रेस्टीज के आसपास में अच्छा चाय नाश्ता मिलना, प्रेस्टीज के आसपास में अच्छा चाय नाश्ता मिलना इज अ सीरियस प्रॉब्लम, सीरियस प्रॉब्लम। और स्पेशली जो लोग इंदुलाल से होके यहां पे आए ना, उनको तो मतलब यहां, मतलब यार ये क्या चल रहा है हमारी लाइफ में यार। एक तो कौन से दरवाजे से घुसना है वहां से स्टार्ट होता है। मतलब फर्स्ट फ्लोर पे आ जाते हैं, किधर है? कुछ बंदों ने माइलस्टोन रखे हुए हैं, ऐसे लेबल लगाए हुए हैं कि अब यहां से इस डायरेक्शन में जाना है, अब यहां से लेफ्ट लेना। तो किसी को रास्ता पूछ लो ना, एक तुम किधर है, वो सामने वाला बंदा समझाता भी ऐसे, सीधे जाओ, सेकंड लेफ्ट लेना, उसके बाद में वो जो 3rd वाला दरवाजा आएगा ना, उसके अंदर घुसना। क्या कर रहा है? कि सदाशिव पेट के रास्ते बता रहा है? सदाशिव पेट एंड व्हाट इज दैट? क्या हुआ? खैर, अच्छा, स्कोडा में किसने निगोशिएशन किया था? एसएम ने निगोशिएट किया था स्कोडा खरीदते समय? चांस ही नहीं, स्कोडा वाले सुने भी नहीं। तो सपोज 1,20,000 का कोटेशन है, सेलिंग प्राइस इज 1,20,000 और नॉट। नाउ यू टेल दैट पर्सन, यू निगोशिएट विद दैट पर्सन एंड यू समहाउ कन्विंस दैट पर्सन टू रिड्यूस डाउन बाय ₹10,000, राइट? नहीं, मैं बाजू वाले के पास गाड़ी देख के आया, भले बाजू में वो शोरूम है ही नहीं। तो फिर भी हम लोग निगोशिएट करने में ताकतवर होते हैं। इट हैड हैपेंड ओनली वंस। हम लोग, मैं किसी कंपनी को बिलोंग करता था उस समय पे, तो गाड़ी खरीदनी थी हमको कंपनी के लिए, वो मर्सिडीज। कंपनी के लिए खरीदनी थी, मेरे लिए क्यों हो कर रहे हो तुम लोग पागल? हाँ? तो हमने गेम ऐसी बनाई थी, बिसात बिछा के रखी थी। उनके जो मार्केटिंग वाले थे उनको बुलाया था, उनको बिठाया केबिन में, वहां मेरा कलीग बैठा है, और वहां से उसने फोन करना था मुझे इन द नेम ऑफ पॉपुलर ऑटोमोबाइल इन मुंबई। वो एक डीलर था और यहां पे एक डीलर था, यहां का डीलर शायद बीवी भंडारी था उस टाइम पे। तो दिस पर्सन कॉल्ड मी अप कि मेरे को कोटेशन आया है 51 लाख रुपए का, आप फाइनल कितने में दोगे वो बताओ। तो उसने स्पीकर पे फोन, देखो पॉपुलर मोबाइल नाम सेव था, पॉपुलर मोबाइल के नाम से नंबर मेरा। तो मैं क्या, सर आपको कब डिलीवरी चाहिए? तो कहता है डिलीवरी तो एज अर्ली एज पॉसिबल। सर अभी तो हमारे पास पॉसिबिलिटी नहीं है। नहीं फिर कैंसिल है। सर रुकिए 1 मिनट, देखता हूं, मैं देखता हूं। मतलब नॉर्मल ट्रेड चल रहा है, जैसे नॉर्मल डिस्कशन चल रहा है, काइंड ऑफ दैट। एंड देन आई गिव हिम द कोटेशन ऑफ 49 लाख रुपीज एक्सक्लूडिंग इंश्योरेंस, कि इंश्योरेंस आप करवा लेना,
और मेरा फाइनल कोटेशन 49 लाख का रहेगा। और इसका जो कोटेशन आया हुआ था उसमें इंश्योरेंस का कुछ 1.25 लाख रुपए था, तो 51 में से 1.25 गया 49-75, और मेरा कोटेशन 49-75 हज़ार का डिफरेंस एक गाड़ी के पीछे। तो ये बंदा कन्विंस होने को तैयार नहीं, कहता है सर चलो ठीक है इंश्योरेंस आप करवा लेना। इंश्योरेंस खुद करवाने का फर्क क्या पड़ता है, यू कैन गेट इट डन फ्रॉम एनी ऑफ द इंश्योरेंस कंपनी दैट यू वांट टू, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट you can get the no claim bonus of your existing vehicle if you have not taken any insurance claim on that. आपके existing vehicle का no claim bonus आप अगली गाड़ी पे ले सकते हो, जिसकी वजह से पहली बार अगर आप नो क्लेम बोनस ले रहे हो तो आपके इंश्योरेंस प्रीमियम में 30% का डिस्काउंट किया जाता है, 30%। तो हमने उस समय पे कोटेशन लिया था न्यू इंडिया एश्योरेंस का, दैट न्यू इंडिया एश्योरेंस का कोटेशन आया था 60,000 रुपए, उस पर 30% का डिस्काउंट, मतलब 42,000 में हमको इंश्योरेंस मिला था, विच वॉज ओरिजिनली कोटेड एट 1.25 लाख रुपए। तो वहां तो सेविंग थी 80,000 रुपए की, प्लस देखिए इंश्योरेंस तो हो गया, वो तो हम ही करवाएंगे, वो तो कौन सा तेरे को बोलने वाले हम लोग, वो तो डिसाइडेड है। अब 49 चाहिए तब डिलीवरी, बोल, कहता सर लेट मी टॉक टू माई सीनियर, वेलकम, एंड देन ही से सर वी कैन मैच द प्राइस, जो मुंबई का प्राइस था, वी कैन मैच द प्राइस। हमने कहा मैच ही करना है तो मुंबई से खरीदते हैं ना, मैच करना है तो तेरे पास क्यों आएंगे, फिर हम मुंबई, सर आपको सर्विस यहीं से मिलेगी, सर्विस वैसे भी तुम नहीं देते हो, वो तो क्योंकि मर्सिडीज है, यहां पे फ्री सर्विस वाला कंसेप्ट ही नहीं होता है, पहला सर्विस से पैसा लगता है। First servicing when we had sent the vehicle at that time, the servicing cost was 1 lakh rupees. तो सर्विसिंग तो वैसे भी तुम नहीं करने, फ्री सर्विस वाला कोई सवाल ही नहीं उठता, तुम कौन सी और सर्विस दोगे आफ्टर सेल्स। सर वो अगली गाड़ी में डिस्काउंट नहीं अभी, एंड वी गॉट दैट पर्टिकुलर व्हीकल एट 48,75,000, 1 लाख रुपए का डिस्काउंट लिया था सिर्फ एक फेक कॉल की वजह से। सर ये तो सरासर मिस रिप्रेजेंटेशन है, उसके पास स्कोप था ना, इज्जत से देता था क्या डिस्काउंट, नहीं ना। तो जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो चुपचाप ड्रॉर में से चम्मच निकाल के घी निकालना चाहिए, नहीं, हाँ उंगली टेढ़ी करके अपना हाथ खराब नहीं करना चाहिए, चम्मच निकालो, चम्मच पे घी निकालो, राइट, ज्यादा निकलेगा। सो point is what, when you are having that negotiation chance, 1,20,000 का गाड़ी 10,000 के डिस्काउंट के साथ में 1,10,000 रुपए में, अब ये उनके लिए स्टैंडर्ड बन गया है। फॉर देम इट इज नॉट अ काइंड ऑफ थिंग कि ये रेयर कस्टमर के साथ में होगा। ऑन एन एवरेज जो कोई भी कस्टमर आएगा उसको 5-7 का डिस्काउंट तो देना ही है। आप इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में चले जाओ, टीवी खरीदने चले जाओ, आप रेफ्रिजरेटर खरीदने चले जाओ, हर जगह बंदा अमाजान लेके निकलता है। इलेक्ट्रॉनिक्स खरीदने जाते हैं हम लोग, तुम लोग तो नहीं गए होंगे, आज तक गए हो कभी टीवी फ्रिज खरीदने? तुमको काहे की जरूरत पड़ गई भाई टीवी फ्रिज की, क्या घर अभी से अलग कर लिया? अच्छा घर वाले तेरे को भेजते हैं टीवी फ्रिज खरीदने के लिए? वाह, तेरे को अभी से ट्रेनिंग दे रहे, आगे चल के जरूरत पड़ेगी। तो कहानी यह है कि आजकल आप चले जाओ टीवी फ्रिज खरीदने, वहां पे तो स्टैंडर्ड, आप विजय सेल्स में चले जाओ, आप रिलायंस स्मार्ट में चले जाओ, रिलायंस स्मार्ट नहीं, रिलायंस डिजिटल में चले जाओ, या फिर इवन क्रोमा में चले जाओ, बंदा अमेजॉन के साथ जाता है। सामने वाला बंदा कोटेशन देता है 35,000 रुपए का रेफ्रिजरेटर, ये बोलता है अमेजॉन 29,000 डायरेक्ट। कहता नहीं अमेजॉन वाला वो होम डिलीवरी नहीं देता एटसेट्रा एटसेट्रा। चल ठीक है, मैच किया 30,500 होम डिलीवरी के साथ। अब बोल, ये बंदा बोलता है रुको मेरे को चेक करने दो, फिर वो बंदा बोलता है रेफ्रिजरेटर के साथ मैं 2 गिफ्ट दूंगा। होता है ऐसे, 2 गिफ्ट दूंगा, चल ठीक है 2 गिफ्ट मेरे हुए, आप प्राइस बोल। so this is how you are expected to negotiate, right? मतलब 6 साल पहले मुझे याद है मैंने रेफ्रिजरेटर, टेलीविजन सेट और माइक्रोवेव ओवन 3 चीज एक साथ खरीदी थी। नया घर खरीदा था, अगले साल में पोजीशन मिलने वाला था, तो एक
स्कीम चल रही थी तो मैं क्या, चलो ठीक है स्कीम में सारा ही कुछ उठा लेंगे, 20% का डिस्काउंट लिया था मैंने, 20%, सिर्फ निगोशिएट, कुछ नहीं, मुझे रेट्स नहीं मालूम थे मार्केट में क्या रेट्स चल रहे हैं, कुछ नहीं मालूम था। मैं बोला तेरा प्राइस क्या फाइनल, जो प्राइस बोल रहा था उसके 10% नीचे मैं कोट करता था। फिर वो उसके ऊपर किसी और रेफ्रिजरेटर पे फोटो लगा हुआ था कि इसके साथ एक बैग फ्री है, ये फ्री है। मतलब वो गिफ्ट का है मेरे, कहता है वो निगोशिएटेड प्राइस के बाद में थोड़ी ना बचते हैं। मतलब ऐसे कैसे, निगोशिएशन तुम्हारे साथ हुआ, गिफ्ट कंपनी का है तो, एंड दिस इज एब्सोल्युटली पॉसिबल, सीरियसली पॉसिबल। तो जहां कहीं भी हाई वैल्यू प्रोडक्ट में आप जब डील करने जाते हो, डू नॉट फॉरगेट टू निगोशिएट। हम लोग क्या करते हैं बताए क्या, हम लोग चिंदी चोरी करते हैं लिटरली। वो मार्केट में जाते हैं, हमने टोटल परचेज की 2000 रुपए की, उसके अगेंस्ट भैया कुछ डिस्काउंट दो ना। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा, 2000 का प्रोडक्ट खरीद रहे हो, उस पर डिस्काउंट दो ना। इससे अच्छा उसके साथ में रेपो सेट कर लो, 4 बार तुम उसके प्राइस पे खरीद के आओ, फिर एक बड़ी वाली खरीदी करने जाओ, उस पे मांगो ना 5000 रुपए का डिस्काउंट, पिछली तीनों खरीदी फ्री। सो एनी विच वेज, हाँ तू अमेज़न से ऑर्डर कर। हाँ वेल एनीवेज, सो व्हाट इज एनआरवी फॉर देम who are giving the standard discounts? Whatever is the market price less the standard discounts, that will be considered as the net realizable value or the NRV. That's why I said NRV will generally be equal to what? Market price minus expenses to make the given sale happen only. उस पर्टिकुलर सेल से रिलेटेड जो भी आपको खर्च करना पड़ रहा है, दैट विल बी रिड्यूस्ड फॉर द पर्पस ऑफ अराइविंग एट द एनआरवी। सर फोटोकॉपी का भी पैसे मैनेज तो बोलते हैं, मैं करवा दूंगा, तू पीडीएफ सेंड कर। तो टीवी फ्रिज की तो बात ही नहीं है। अच्छा, घर वाले तेरे ऊपर इतना भरोसा भी नहीं करते? कमाल है यार, क्या इज्जत बनाई तूने घर में, छी। इधर क्यों हैंग हो गया? सो द बेसिक कंसेप्ट इज कॉस्ट और मार्केट प्राइस, विच एवर इज less, and this is based on the principle of conservatism. Now comes the question of how do we arrive at the cost of goods remaining with us, that is valuation methods for inventory valuation. Number 1, the specific identification method from the point of view of NRV. We cannot ignore the cost, of course not. NRV is identified separately, cost is identified separately, then the two are compared and then you decide the value. All right. सर फिर इंस्टॉलेशन चार्जेस का क्या होगा? इंस्टॉलेशन चार्जेस will be considered as the expense to make the given sale happen. That means it will be reduced from the market price of the product. Then हमने 10 बसेस लिया था, देन उस पे जीएसटी रिबेट कैसा होता है? जीएसटी रिबेट is basically available only for the tourist vehicles. That is not available for the private vehicles, and such GST is anyways not the income of the producer. वो तो सीतारमन मैडम का इनकम है ना, उसके बारे में तुम ध्यान क्यों दे रहे इतना? हाँ, उसका क्या फायदा है? पूरा जीएसटी बचा गया, खा गया पूरा जीएसटी और बोलता है फायदा क्या? हाँ, so first method of inventory valuation is specific identification method.
Now this can be applied only to such products whose cost and market price or NRV can be identified separately. मतलब क्या? Now the computers, the television sets, the projection systems, these all products which are installed in here, their individual product cost and individual product NRV can be identified separately. क्यों? कि इन प्रोडक्ट्स पे एक अलग इंडिपेंडेंट यूनिक सीरियल नंबर होता है, तो हर सीरियल नंबर के साथ लिंक करके वी कैन आइडेंटिफाई देयर कॉस्ट, देयर एनआरवी और नॉट. उसी तरह से अगर आप ऑटोमोबाइल का एग्जांपल लो, कोई अगर ऑटोमोबाइल डीलर है, टू व्हीलर डीलर, फोर व्हीलर डीलर, they are also able to identify the cost and NRV of each product separately. How? Because each vehicle has a separate frame number, what they technically call as the chassis number. वो जो बेसिक फ्रेम होता है ना, किसी बंदे की गाड़ी चोरी भी हो जाए ना तो भी आइडेंटिफाई की जाती है कि कौन सी गाड़ी चोरी हुई है. चोरी, क्योंकि अगर सच में किसी की बंदे की ऑटोमोबाइल, टू व्हीलर, फोर व्हीलर चोरी हो जाए और अगर वो जो प्रोफेशनल्स हैं उन्होंने किया है, विद इन अ पीरियड ऑफ 30 मिनट्स द व्हीकल लूजेस इट्स एग्जिस्टेंस. वो इमीडिएटली चोर बाजार में ले लिया जाता है और इट डज नॉट टेक देम 5 to 10 मिनट्स टू अनअसेंबल देम. वो पूरी गाड़ी को अनअसेंबल, सबसे पहले नंबर प्लेट से स्टार्ट होता है, वो अनअसेंबल करने को उनको हार्डली आधा घंटा लगता है. पूरी गाड़ी नामो निशान मिटा देते हैं गाड़ी का. दैट इज द काइंड ऑफ स्पीड विथ विच दे वर्क, राइट. उस समय पे कैसे आइडेंटिफाई हुआ कि कौन सी गाड़ी चोरी हुई थी? बेस्ड ऑन इट्स ओरिजिनल फ्रेम नंबर, जो मिटा नहीं सकते. इट इज एन एम्बोज नंबर ऑन अ व्हीकल. तो इस तरह की जो प्रोडक्ट्स हैं, इसके लिए आप अलग अलग उसका कॉस्ट, उसका एनआरवी आइडेंटिफाई कर सकते हो. सो इन सच केसेस, फॉर सच काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स वी डू नॉट फॉलो एनी अदर मेथड देन व्हाट? द स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड. The second one, which is primarily applicable for the retail businesses, this is called as retail price method. Retail price method or the gross margin method. कि आप ऑन एन एवरेज, आपके पास, आप रिटेल बिजनेस हो, रिटेल बिजनेस का सबसे बेसिक प्रॉब्लम क्या होता है पता है? कि इनके पास बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं पर हर प्रोडक्ट की थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी होती है. और इस वजह से इवन दो दे आर एबल टू आइडेंटिफाई द कॉस्ट, द एनआरवी ऑफ ईच प्रोडक्ट सेपरेटली, स्टिल इट इज प्रैक्टिकली डिफिकल्ट फॉर देम टू डू द वैल्यूएशन. So to avoid that, what they do, they consider closing stock first at the selling price. और उस सेलिंग प्राइस में से स्टैंडर्ड ग्रॉस मार्जिन माइनस कर देते हैं, जो बचेगा वो कॉस्ट. सिंप्लिसिटी फॉर द पर्पस ऑफ वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरी. वो क्या मेथड, कैसे, वो हम लोग डिस्कस करेंगे. देन द थर्ड केस इज अजम्पशन बेस्ड मेथड्स. व्हाई अजम्पशन बेस्ड मेथड्स? If you are dealing into a business where each product cannot be identified separately. अगर हम लोग कोई केमिकल इंडस्ट्री के स्टॉक की वैल्यूएशन कर रहे हैं और वो केमिकल प्रोड्यूस किए जा रहे हैं, तो केमिकल प्रोड्यूस्ड इन द फर्स्ट बैच एंड केमिकल प्रोड्यूस्ड इन द सेकेंड बैच, फॉर दैट वी मे इनकर द डिफरेंट कॉस्ट और नॉट. क्योंकि रॉ मटेरियल का क्वांटिटी चेंज हो सकता है, आउटपुट का क्वांटिटी चेंज हो सकता है, तो इस वजह से कॉस्ट पर यूनिट भी चेंज होता रहेगा या नहीं. सो केमिकल प्रोड्यूस्ड इन फर्स्ट बैच वाज विद डिफरेंट कॉस्ट, केमिकल प्रोड्यूस्ड इन सेकेंड बैच वाज विद डिफरेंट कॉस्ट. मान लो फर्स्ट बैच में आपने 1000 लीटर केमिकल बनाया, उसका कॉस्ट था 50 रुपए प्रति यूनिट.
आपने सेकंड बैच में 1000 लीटर और बनाया, उसका कॉस्ट था मान लो 50 रुपीज 50 पैसे पर यूनिट। आपने तीसरा बैच और बनाया 2000 लीटर का एट द रेट ऑफ 49 रुपीज पर यूनिट। आपके पास टोटल 4000 लीटर केमिकल बन के आया था, में से आपने 2500 या 3500 लीटर बेच दिया, आउटपुट में चला गया। स्टिल 500 यूनिट्स आर रिमेनिंग और नॉट? नाउ दोस 500 यूनिट्स विच वी हैव टू डू द वैल्यूएशन ऑफ, 50 रुपए वाले वैल्यू वाले हैं, 50 रुपए 50 पैसे हैं, या 49 वाला है। इट बिकम्स डिफिकल्ट फॉर अस टू आइडेंटिफाई और नॉट। क्यों? केमिकल है भाई, मिक्स हो गया ना। कि तुमने वो केमिकल पे बारकोड लगा के भेजा था कि कौन से बैच वाला कौन सा केमिकल है? ऑफ कोर्स दैट्स नॉट पॉसिबल फॉर अस। सो व्हाट इज सर? वो तो बैरल्स में पैक होता है, तो बैरल से पता चल जाएगा ना। वो बैरल्स तो कंटिन्यूस प्रोड्यूस हो रहे हैं ना, यू कैन नॉट आइडेंटिफाई जस्ट लाइक दैट। So what is the alternate to that? And that alternate is the assumption based methods, जिसमें आप अज्यूम क्या करते हो कि जो केमिकल पहले प्रोड्यूस हुआ, पहले खरीदा गया, वो पहले जा चुका, पहले प्रोडक्शन में यूज हो गया, पहले बिक चुका। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो इसका मतलब जो 500 लीटर हमारे पास बचा हुआ है वो आखिरी के 2000 क्वांटिटी में से बचा हुआ है। There can be something called as last in first out, जो आखिरी में आया था वो पहले ही बिक चुका, क्योंकि हम लोग ऊपर से उठा रहे थे। तो जो आखिरी में फिल हुआ था ऊपर से निकाल रहे थे, तो ऊपर से वो निकल गया, तो जो बचा है वो पहले वाला बचा हुआ है। लास्ट इन फर्स्ट आउट, सो वॉट एवर इज रिमेनिंग इज फ्रॉम द अर्लियर स्टॉक। तो 50 रुपए के हिसाब से वैल्यूएशन होगा। और कोई कहता है नहीं यार तुम कितना भी बोल लो, केमिकल है ना, तो मिक्स हो गया ना। In that case, you cannot apply the first in first out, last in first out. In such case, Mandoli. And when you are doing Mandoli, you'll do the averaging of the rates. The averaging can be done on simple basis. It can also be done on weighted basis. Accounting standard 2, however, recommends only 2 methods out of this. That is first in first out and the weighted average. So assumption based methods are what? First in first out, FIFO. Last in first out. Sir, same concept goes with petrol. Petrol is a kind of chemical only. It is identified as a separate product called as petrol, है ना? And the weighted average. These are the 5 methods of inventory valuation that we have to talk about. Other than this, we have to discuss the concept of forward and backward reconciliation. Rest of the concept after the rest of the day. Thank you very much.